నాందేడ్లో జరుగుతున్న బీఆర్ఎస్ భారీ బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ऐसे महान पुरुषों को जन्म दिए इस पावन धरती महाराष्ट्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं. मंच पर उपस्थित नेतागण, महाराष्ट्र और तेलंगाना आज इस पक्ष प्रवेश सभा में आए हुए भाइयों, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं. एक नई पार्टी बीआरएस पार्टी कुछ समय पहले ही जन्म लिया था. इस पार्टी का नाम पहले टीआरएस था. ये तेलंगाना राज्य तक सीमित था. देश के हालात समझने के बाद देश के विचारधारा को बदलने की आवश्यकता को समझने के बाद हमने फैसला लिया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है. इसी चीज को लेके हमने बीआरएस का उद्घाटन किया है. पूरे देश भर में काफी समर्थन मिल रहा है. मैं एक विनम्र पूर्वक आप सारे लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे पत्रकार भाइयों से भी, मेरे बात जो भी आप सुन रहे हैं यहीं भूल मत जाइए, यहीं छोड़ मत जाइए. आप वापस अपने गांव या अपने बस्ती, अपने शहर में जाने के बाद जरूर इन बातों पे चर्चा करें. ये मैं आपसे चाहता हूं. इस बात की इस देश में बहुत सख्त आवश्यकता है. देश की विचारधारा में, देश के सोच विचार में, देश को चलने चलाने में एक बड़ी परिवर्तन की आज आवश्यकता है. हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए. सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कई बने. उनको हम ही लोग बनाते गए. एक बात पे विचार कीजिए. भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं. सिंपल बात है, सिंपल बात. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है. बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है. 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है. ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है, उसकी इन चीजों की उपलब्धि नहीं है. चक्कर क्या है, इस चीज को समझना है. हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए. एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए. मेरा इतना ही बात है. आज के समय बड़ा दुख होता है
महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या बात है? दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता, दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो, माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण। लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। इसीलिए बीआरएस का सबसे पहले नारा, हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहा, अब की बार ये बात अगर हमारे किसान समझे, हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, यह कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है, इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है, और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए, हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाकर चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि यह बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को, एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर, महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए, उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए
कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है, खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता, जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है। भाई क्या बात है, अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए, आगे चुनाव जब भी होगा जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए। हमारे समस्याओं का वही समाधान है। हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए। मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, कई चीज पर काम किया। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है। करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं बनते। एक ही बात से आप समझ जाओगे। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त भी खराब नहीं करूंगा, जो आप आसानी से समझ पाओगे वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां भारत में संपत्ति है, उस संपत्ति से प्रजा वंचित है। क्यों? क्या पाप किया है जनता ने? प्रकृति ने, भगवान ने 4 चीज, बहुत ही मूल्यवान चीज हमको दिया है। वो है पानी, भूमि, कोयला, काम करने वाले 140 करोड़ जनता। इस देश में अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 29% है। चाइना हमारे से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां 50% कृषि योग्य भूमि है। भारत के भूमि को एकड़ में अगर नापा जाए, भारत का सारा जमीन, भारत देश का 83 करोड़ एकड़ बनता है, 83 करोड़ एकर्स। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। एक चीज भूमि है, दूसरा चीज बारिश होता है भारत में हर साल। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में, 1,40,000। इसमें आधा बारिश होने के समय में आधा प्रतिशत इसमें बाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है। बाकी 70-75,000 टीएमसी शुद्ध पानी हमारे नदियों में बहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज तक हिंदुस्तान में
आजादी से लेकर आज 75 साल तक पानी अगर उठाया तो सिर्फ 20-21 हजार टीएमसी का उपयोग हो रहा है। बाकी 50,000 टीएमसी का पानी समंदर में बह जा रहा है। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। 50,000 टीएमसी समंदर में जाता है। नेता हमारे तमाशा देख रहे, सरकार है हमारे तमाशा देख रहे। हाँ, कोने कोने में पीने का पानी का किल्लत। महाराष्ट्र मुझे बड़ा अजीब लगता भैया। महाराष्ट्र से कृष्णा निकलता है, गोदावरी निकलता है, यहां प्रवरा नदी है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, पंचगंगा है, घटप्रभा है, मंजीरा है, भीमा है, प्राणहिता है, इंद्रावती भी है और छोटे छोटे कई नदियां हैं। महाराष्ट्र राज्य में पानी का किल्लत क्यों, किस लिए? इसके कसूरवार कौन है? दया करके सोचिए। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में। कोई साल, कोई सवा साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही 2 पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये 2 पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है, ये हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी। कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है, तो कहां गया मेक इन इंडिया? चाइना बाजार क्यों लगता? भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए। आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है।
ये क्या हो रहा है देश में? कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं दुख दर्द से यह बात कह रहा हूं। यह बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए। ऐसे ही 2-3 बात और बताने हैं। इस देश में 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है। ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता। फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात, वो बात। कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक। मरी तो रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक, कवि, गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। 2-3 बातें हैं, अब बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। जैसा मैंने कहा आपको, मैं यहां से, यहां के बाद पत्रकारों के पास काफी मटेरियल दूंगा आज। कल पूरे टीवी में, अखबार में भी आ जाएगा, वो भी पढ़ लीजिए। कुछ बातें अभी रखता हूं मैं, बाकी बहुत सारे चीज जो स्टैटिस्टिक्स है, ऐसी आम सभाओं में जो नहीं कहा जा सकता, वो आज मैं पत्रकारों के इसमें गोष्ठी में मैं बताने वाला हूं। कल जरूर दया करके अखबार भी पढ़िए, लोकमत पढ़िए, देशोन्नति पढ़िए, जो जो पत्र आपके पास आते हैं वो पढ़िए। एक बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में, जिम्बाब्वे देश में है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी। सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है। इसी प्रकार के नाइलू नदी पे, रशिया में अंगारा नदी पे, चाइना में हैंगजी नदी पे, अमेरिका में कोलोराडो नदी पे, किसी अन्य देशों में, अन्य नदियों पे 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 टीएमसी के रिजर्वायर्स बन चुके हैं। इतना विशाल भारत, इतनी विशाल जनता, जहां सूखा भी पड़ता है, जहां बाढ़ से भी प्रभावित होता है, ऐसे क्या कम से कम 3-4 रिजर्वायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनने में नहीं आ रहा है। होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर बनना चाहिए। फिर क्यों हमारे सरकार चुप बैठे हैं? मतलब ये नहीं बनते, और उल्टा चक्कर क्या बनते? क्या बनते? ट्रिब्यूनल। भाई देखो, मैंने जैसा कहा, हिंदुस्तान की कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे, तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए, नहीं दिया जाए? बोलिए।
दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। उधर से वो नहीं बोल रहे, आना चाहिए पानी। जो चाह रहे हाथ उठाइए। आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजा आए तक और एक 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। क्या ये सरकारें बनाएंगे? हम आशा कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा है, अब की बार किसान सरकार। किसान सरकार बना तभी यह बात संभव हो सकता है। किसान सरकार बने तो ही पानी समंदर में जाने से रुक जाके जमीन पे आ जाएगा। हमारे बीड जिले में आएगा जहां सूखा पड़ता है, हमारे जालना में आएगा, हमारे परभनी में आएगा, हमारे लातूर में आएगा, हमारे गढ़चिरौली में आएगा। हर जगह जहां पानी की किल्लत है वहां आ जाएगा। घरे घर में भरपूर पीने का शुद्ध पानी हमारे घरों में आएगा। भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जरूर। मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री हूं। 8 साल पहले तेलंगाना भी आपसे बड़ा बुरा हाल में था। करंट नहीं मिलती थी, पता नहीं कब आता कब जाता, भगवान जाने। कई किसान हमारा मर रहे थे करंट मोटर लगाने रात में जाके। किसी को बिच्छू काटा, किसी को सांप काटा, किसी को शाक लग गया। पीने का पानी नहीं था, सिंचाई तो बोलना ही नहीं, सूखा ही सूखा था। आधा लोग पेट हाथ में लिए पलायन थे, देश भर में घूम के मजदूरी कर रहे थे। बड़ी किल्लत थी। 7-8 साल के कड़ी मेहनत से, आप लोग जानते हैं नांदेड़ जिले के भाइयों, जो कि तेलंगाना नांदेड़ के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। रोज आना जाना है। आपके लोग, लाखों लोग, हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं। आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में। किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से, प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं। किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं। कोई जाके, कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है, क्या तुम्हारे 3 मोटर है, 2 मोटर है, लगाओ 50 मोटर भी लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाइए, आप लोग आइए, मैं आपको आह्वानित करता हूं। 4 कदम यहीं आप आदिलाबाद आके देख सकते हैं। और किसानों को हमने 100% मराठी भाषा में 100% कहते हो, बीमा का जो रकम है 100% सरकारी बनती है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी किसान का मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं, सहज रूप में स्वाभाविक तरीके से भी, नेचुरल डेथ भी, नेचुरल मृत्यु भी अगर होता है, 8 दिन के अंदर उनके घर में 5 लाख